मित्र खोजें जीवंत प्रयास। स्कॉटलैंड का एक शहर डंडी, जिसे जाना जाता था जूटोपोलिस के नाम से, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ गोल्डन फाइबर, जिसे भारत ने दी थी इसकी यह सुनहरी पहचान। दोस्तों, कपास या कहें कॉटन के बाद अगर सबसे इम्पोर्टेंट नेचुरल फाइबर अगर कोई है तो वह बेशक जूट है। जूट के रेशे सोने से सुनहरे चमकीले होते हैं, जिस वजह से जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो जूट का इतिहास मुगलों से भी पुराना है, पर इसका औद्योगिकरण ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। 1820 में पहली बार स्कॉटलैंड के डंडी शहर में जूट के 20 गट्ठर भारत से भेजे गए थे। डंडी शहर का भी कई सौ वर्षों का एक अपना ही इतिहास जुड़ा था बुनाई और सिलाई से, जहां इन जूट के गट्ठरों पर पहली बार अत्याधुनिक स्तर पर जूट को तैयार कर मशीनों से बुनाई की गई। जो इसका नतीजा निकला, उसने डंडी और बंगाल को ऐसे जोड़ दिया कि बाकी फिर तो सब इतिहास बन गया। भारत से जूट निर्यात ने डंडी में अमीरों की एक नई जमात खड़ी कर दी और देखते ही देखते दुनिया ने माना इस गोल्डन फाइबर का दम। अपने वर्सटाइल गुणों के कारण 18वीं-19वीं शताब्दी में जूट का प्रयोग हर संभव जरूरतों को पूरा करने में हो रहा था। रस्सियां बनाना, जूतों की लाइनिंग, एप्रन, कारपेट, हॉर्स कवर, जानवरों की बेडिंग, बिजली के तारों की इंसुलेशन और यहाँ तक कि पैराशूट बनाने में भी इसका प्रयोग हुआ। अंग्रेज चले गए, पर पीछे छोड़ गए जूट की औद्योगिक विरासत भारत में। आज भी भारत और बांग्लादेश दुनिया के 85% जूट का उत्पादन करते हैं। इसकी खेती बंगाल के गंगा के तराई इलाकों में होती है। दोस्तों, बेशक जूट एक ऐसा फाइबर है, अगर इसका प्रयोग बढ़ाया जाए तो प्लास्टिक वेस्ट को कई गुना तक कम किया जा सकता है। मित्र की टीम आज आपको ले चलती है मिलाने वेस्ट बंगाल के कुशमुंडी के एक गांव महेश पठान, और आपको मिलवाएगी जूट से जुड़ी कलाकार संचिता सरकार से। ये सब जूट का काम है। जूट का रेशा जूट के पौधे से मिलता है। हमारे गांव में जूट की खेती होती है। जब जूट 12 से 13 फुट का हो जाता है तो इसे काट के पानी में कुछ दिन भिगोकर छोड़ दिया जाता है। रेशा पौधे की छाल से निकलता है और भिगोने से छाल पौधे से अलग हो जाती है। कई दिन तक रेशेदार छाल को धूप में सुखाया जाता है। फिर हम इन रेशों से धागा काट लेते हैं। ये एक लंबी प्रक्रिया है। धागा निकालने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। कुछ धागा फिर हम ज़रूरत के मुताबिक अलग अलग रंगों में रंग लेते हैं और जो सामान हमें बनाना होता है वो सामान हम इन धागों से बना लेते हैं। इसमें थोड़ा कॉटन भी मिलाया जाता है। पहले ये काम मेरी दादी करती थी। मम्मी ने दादी से सीखा और मैंने मम्मी से सीखा। 10 साल की उम्र से मैंने ये काम सीखना शुरू किया था। 2-3 साल मम्मी से सीखने के बाद कलकत्ता जाकर मैंने इसकी ट्रेनिंग भी ली थी। ट्रेनिंग के अंत में एक कंपटीशन हुआ था जिसमें मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला था। फिर वहाँ एक साहब ने मुझे बोला कि अगर तुम पढ़ाई करना चाहती हो तो हम पैसे से हेल्प करेंगे। तो वहाँ से मैंने पढ़ाई करना शुरू किया। मगर हमारे गांव में लड़कियों की पढ़ाई को लोग महत्व नहीं देते हैं और जल्दी शादी करवा देते हैं। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ, लेकिन शादी होने के बाद मैंने ये काम फिर से शुरू किया। जैसा कि इस वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया, जूट 100% नेचुरल एंड बायोडिग्रेडेबल फाइबर है। इसमें कहीं भी कोई केमिकल का प्रयोग नहीं होता और ये एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल सेफ है। ये आगे बताती हैं। पहले सिर्फ बैग बनाती थी, फिर मैंने बेडशीट बनाना शुरू किया। इस काम के अलावा हम खेती बाड़ी भी करते हैं। मैं अपने बच्चों को भी ये काम ज़रूर सिखाऊंगी। लोग मेरे हाथ से बने इन सामानों को पसंद करते हैं। मैं अभी काफ़ी जगह ट्रेनिंग भी देती हूँ और विभिन्न आयोजनों में पार्टिसिपेट भी करती हूँ इस काम में, मगर सरकार से कोई सीधा सपोर्ट नहीं मिला। मैं जो भी रंग यूज़ करती हूँ वो पेड़ के फल से बनाती हूँ। ये कलर जितना धुलता है उतना ही सुंदर दिखता है। मैट बनाने में मुझे 4 दिन लग जाते हैं। मेरे स्टॉक में अभी बैग, फ्लोर मैट, दरी, कुशन कवर, बेडशीट, टेबल मैट और डाइनिंग टेबल की कुर्सी के कवर हैं, जो आप मित्र की वेबसाइट से खरीद सकते हैं। मुख्यतः जूट से जुड़ी हस्तकला एक महिलाओं के द्वारा स्थापित लघु उद्योग है और महिलाओं की आमदनी एवं सशक्तिकरण का माध्यम।
इसलिए हम सभी को ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी और हाथ से बनी वस्तुओं को खरीदना चाहिए। मित्र की इस पहल से अगर आप भी जुड़ना चाहें तो www.mitra.in के माध्यम से आप सीधे इन कलाकारों से सामान खरीदकर इन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं।